हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि ड्रॉबैक्स आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ड्रॉबैक्स आपको समझ में आएंगे तो इसके बाद जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमको रदरफोर्ड के मॉडल से बोहर के मॉडल तक पहुंचने में दूसरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मतलब 5 से 6 वीडियोस और हम बनाएंगे, उसके बाद हम कहां पहुंचेंगे? बोहर्स मॉडल पे पहुंचेंगे। तो आप जो सीरीज हमारी चल रही है वीडियोस की, उसको मिस ना करें, सारे वीडियोस वॉच करें। आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक जो है वो पूरा एग्जैक्टली क्लियर समझ में आ जाएगा। हम आते हैं रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स पे। ड्रॉबैक्स स्टार्ट करने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो मैकेनिक्स होती है, जिसको हम यांत्रिकी बोलते हैं हिंदी में, यांत्रिकी, तो मैकेनिक्स जो है वो 2 टाइप की होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। अगर शॉर्ट में हम बात करें तो 1900 के पहले की जो थ्योरीज हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है, और 1900 के बाद की जो थ्योरीज है वो क्वांटम मैकेनिक्स में आती है। इन दोनों मैकेनिक्स के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स किसके साथ डील करती है? न्यूटन के लॉज के साथ डील करती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वहां न्यूटन के लॉज होल्ड नहीं करते हैं। आप सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉज होल्ड नहीं करते हैं। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे तो और डिस्कशन करेंगे। हम ड्रॉबैक से स्टार्ट करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज अ थ्योरेटिकल साइंस बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने अभी बात करी कि ये मैकेनिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। एज वी नो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू सोलर सिस्टम। हम बात कर चुके हैं कि जैसे सोलर सिस्टम होता है वैसे ही रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है। सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है, एटम की अगर बात करें तो उसमें बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। आसपास ऑर्बिट में प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। यहां आसपास ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो सिमिलर टू सोलर सिस्टम विद द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन प्लेइंग द रोल ऑफ प्लैनेट्स। क्लियर है हमको? ये सन है, ये न्यूक्लियस है। ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यहां ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। When classical mechanics is applied to the solar system, it shows that the planet describe well-defined orbits around the sun. The gravitational force between the planet is given by the expression. हमने फिजिक्स में ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। किसके बीच? दो बॉडीज के बीच या दो प्लैनेट्स के बीच, या बोले कि सन और प्लैनेट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जी जो है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सन और प्लैनेट्स के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। जहां m1 और m2 दोनों बॉडीज जो हैं जिनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उनके मासेस होंगे, r उनके बीच की क्या होगी? डिस्टेंस होगी। r is the distance of separation of the masses and g जो है वो क्या है? आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एटम भी सोलर सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है तो सोलर सिस्टम में हमने क्या देखा कि दो बॉडीज के बीच में या सन और प्लेनेट के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। एज इट इज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच भी क्या लगना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए। तो आपने कभी कूलॉम्स लॉ पढ़ा हो अगर, the similarity between the solar system and nuclear model suggests that electron should move around the nucleus in well defined orbit. Further, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सोलर सिस्टम के केस में, और अपन अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? कूलॉम फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या होगा? चार्जेस होंगे दो, और r जो है उन चार्जेस के बीच का क्या होगा? सेपरेशन या उनके बीच की डिस्टेंस।
और k जो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ही क्या होता है, मैथमेटिकली सिमिलर होता है। तो हमने अभी क्या डिस्कशन किया कि अगर एटम का जो न्यूक्लियर मॉडल है वो सोलर सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है तो सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वैसे यहां कौन सा फोर्स लगेगा, कूलाम फोर्स लगेगा। क्लियर? अब हाउएवर व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट, हम प्लेनेट की भी बात करेंगे क्योंकि ऑर्बिट में प्लेनेट भी रिवॉल्व होगा, और हम इलेक्ट्रॉन की बात भी करेंगे क्योंकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व होगा। However, when a body is moving in an orbit, it undergoes acceleration. Acceleration, change in velocity with respect to time. मतलब वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये फॉर्मूला किसके सिमिलर है, ए इक्वल डीवी बाय dt के ही इक्वल है। v को किसने रिप्लेस कर दिया है, ओमेगा ने, और a को किसने रिप्लेस कर दिया है, अल्फा ने। क्यों, क्योंकि हम कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में आप कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हैं। हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हम आगे और पढ़ना क्या है। However, when a body is moving in an orbit, it undergoes acceleration even if it is moving with a constant speed in an orbit। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मान लो ये यहां इलेक्ट्रॉन है, ये कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऑर्बिट में। कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन यहां अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ये होगी इलेक्ट्रॉन की, यहां अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ये होगी। तो स्पीड तो से कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहां स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का यूज भी हो रहा है। स्केलर जो है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। तो यहां क्या हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, एक्सेलरेशन में है। कांस्टेंट स्पीड है, बावजूद इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। क्लियर? नॉर्मली अगर स्पीड कांस्टेंट है या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अल्फा जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो हो गया। लेकिन हमें यहां स्केलर नहीं वेक्टर की टर्म में बात करनी पड़ेगी कि ओमेगा जो है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन। तो however when a body is moving in an orbit it undergoes acceleration even if it is moving with a constant speed in an orbit because of changing direction. So an electron in the nuclear model is under acceleration. सबसे मेन पॉइंट यही है इस ड्रॉबैक्स में कि इलेक्ट्रॉन जो है
उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद वो ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। क्यों एक्सेलरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। अब इस एक्सेलरेशन से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, इसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल के लिए। लेकिन इन शॉर्ट हम यहां जो बात करेंगे वो हमें डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलती है? चार्ज्ड पार्टिकल्स जब एक्सेलरेट होते हैं तो वो क्या इमिट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं, चार्ज पार्टिकल। This feature does not exist for planets since they are uncharged. अगर हम सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करें तो जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब प्लैनेट्स जो हैं वो कोई रेडिएशन इमिट नहीं करेंगे जब वो रिवॉल्व होंगे सन के अराउंड। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। तो चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करते हैं या एक्सेलरेट होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं या क्या इमिट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। This feature does not exist for planets since they are uncharged. तो जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करने की, वो सिर्फ कौन करते हैं? चार्ज पार्टिकल जब वो एक्सेलरेट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा, लेकिन प्लैनेट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट नहीं करेंगे। तो दोनों में जो डिफरेंस है, इससे क्या होगा? Therefore, an electron in an orbit will emit radiation. The energy carried by radiation. अब अगर एनर्जी इमिट हो रही है, रेडिएशन इमिट हो रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। इलेक्ट्रॉनों के मोशन के कारण क्या आएगी? एनर्जी आएगी। किन में? रेडिएशन में। कौन सी रेडिएशन में? जो रेडिएशन क्या हो रही है? इमिट हो रही है। द ऑर्बिट विल thus continue to shrink. Calculations show that it should take an electron only 10 to the power minus x second to spiral into the nucleus. कि कंटिन्यू अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो वो कंटिन्यू एनर्जी इमिट करता जाएगा रेडिएशन के फॉर्म में, और जब एनर्जी इमिट करता जाएगा रेडिएशन के फॉर्म में तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और कम होते 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 वो न्यूक्लियस के पास आके उस पर क्या हो जाएगा? स्पाइरल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। Thus the Rutherford model cannot explain the stability of an atom. कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक्सेलरेट हो रहे हैं तो वो एनर्जी इमिट करना चाहिए रेडिएशन के फॉर्म में, और कुछ समय बाद 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड में क्या हो जाना चाहिए? न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मतलब रदरफोर्ड मॉडल में कहीं न कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है जिसको दूर करने की जरूरत है। Since the motion of electrons in orbit is leading to the instability of the atom, हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का जो ऑर्बिट में मोशन है वो क्या क्रिएट कर रहा है? इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम क्रिएट कर रहा है। Then why not consider electron as stationary around the nucleus? के इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू अगर एक्सेलरेट रिवॉल्व हो रहा है और एक्सेलरेट भी हो रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या स्टेशनरी एक ही प्लेस पे है। If the electron were stationary, electrostatic attraction between the dense nucleus and the electron would pull the electron toward the nucleus. अगर ऐसा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होके न्यूक्लियस पे इम्बेड हो जाएगा, जो हमने थॉमसन मॉडल में पढ़ा था। मतलब हमें स्मॉल वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। Another serious drawbacks of the Rutherford model is that
इट सेज नथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है एटम में, उसके बारे में रदरफोर्ड का मॉडल कुछ भी नहीं बताता है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज के बारे में भी रदरफोर्ड मॉडल कुछ भी नहीं बताता है। ये जितनी भी लिमिटेशन हमने पढ़ी हैं, इन लिमिटेशंस को हम सॉल्व कर, इन कमियां जो हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, इन सबको हम दूर करेंगे और 4 या 5 वीडियो में हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद फाइनली हम कहां पहुंचेंगे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे पहुंचेंगे। थैंक यू।